हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे स्टार्ट करें आपकी न्यू यूनिट जो कि रहेगी यहाँ पे हमारी फार्मास्यूटिकल एड्स। तो देखिए फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे क्या होते हैं फुल डिटेल में इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और हमारी जो यूनिट 3 यहाँ पे हम स्टार्ट करें ये है हमारी फार्मास्यूटिक्स की डी फार्मा फर्स्ट ईयर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो इसमें जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट से ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करें यहाँ पे 3rd यूनिट। और देखिए जो हमारा आगे का यहाँ पे सिलेबस है, जैसे यूनिट 4 हमारी रहेगी, तो इससे आगे का हमारा जितना भी सिलेबस है लास्ट के कुछ यहाँ पे चैप्टर को छोड़ के सारा हमारा पहले से यहाँ पे हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं, सारे ही वीडियो लेक्चर इजीली वॉच कर सकते हैं। यहाँ पे डाउट क्या है, ये वाली यूनिट जो इसको हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में पूरा ही डिस्कस किया है, तो इसको हम यहाँ पे कोशिश करेंगे इंग्लिश में डिस्कस करने की। बाकी यहाँ पे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, थोड़े से लास्ट वाले चैप्टर को छोड़कर जो हमारी 3rd यूनिट है कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारे जो फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं। तो नॉर्मल इसके बारे में थोड़ा सा हम बेसिक जान लेते हैं, जिससे कि जब इस पूरे ही टॉपिक को देखें तो कोई भी डाउट आपका ना रहे, सारे ही यहाँ पे आपको क्लियर हो जाए। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं इसका थोड़ा सा नाम जो है ये, यानी नाम से ही थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा हमें क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। तो सीधा सीधा इसको हिंदी में हम कहते हैं औषधीय सहायक। यानी फार्मास्यूटिकल एड्स जो होते हैं हमारे एक ऐसे एलिमेंट सब्सटेंस होते हैं जो एक तरह से हमारे जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म होती हैं, जैसे हमारे सिरप्स हो गए, टैबलेट हो गई, कैप्सूल हो गए, उसमें एक तरह से सहायता करते हैं यानी हेल्प करते हैं। अब आपके एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किस तरह से ये हेल्प करते हैं। चलिए इसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो देखिए नॉर्मली क्या है, मान लीजिए कोई आप टैबलेट बना रहे हैं या आप एक सिरप बना रहे हैं। चलिए सिरप का एग्जाम्पल लेते हैं, आप इजीली समझ लेंगे। तो आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, कोई भी सिरप बना रहे हैं, मान लीजिए ये क्या है, आप इसमें एक सिरप बना रहे हैं। तो भाई सिरप बनाते टाइम क्या होता है, मेन तो हम यूज़ करते हैं अपना वो साल्ट, एक तरह से वो सब्सटेंस जो हमारा केमिकल एलिमेंट है जो एक तरह से जिसका हम सिरप बना रहे हैं। जैसे कि भाई क्या करें, आप एक कफ सिरप बना रहे हैं तो कफ से रिलेटेड जो दवाइयाँ वो उसमें आप पहले ऐड करेंगे जो हमारे मेन वहाँ पे इंग्रेडिएंट हैं। लेकिन ओनली उन इंग्रेडिएंट को ऐड करके आप पूरा ही सिरप वहाँ पे नहीं बना सकते, आपको बहुत ही सारी चीज़ें उसमें ऐड करनी होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको क्या करना है, इसको अगर आपको कलर देना है तो आपको यहाँ पे कलरिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे। आपको इसमें अगर क्या करना है फ्लेवर देना है तो आपको इसमें फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। साथ ही में क्या करना है, आपको इसको टेस्ट देना है तो आपको यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो कलरिंग, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग एजेंट आप कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसके अंदर कर रहे हैं। तो ये सब क्या है हमारी एक तरह से ये हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। इससे अलग जैसे कि मान लीजिए भी आपको सिरप को बचा के रखना है काफ़ी टाइम तक, जब तक उसके एक्सपायरी ना है, तो जब तक क्या करना है उसमें आपको स्टेबिलिटी बना के रखनी है तो आप स्टेबलाइज़र भी यूज़ करेंगे। साथ में आपको क्या करना है, इसको माइक्रोबियल वगैरह की ग्रोथ से बचाना है तो आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करेंगे। इसको आपको ऑक्सीडेशन से बचाना है तो आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करेंगे। तो देखिए इसी तरह से क्या है, हमारे जो नॉर्मल जितने फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के अंदर, जो कि एक तरह से इसकी जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा सके, इसको प्रोटेक्ट कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या अदर हमारी बहुत ही टाइप की कंडीशन हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। और देखिए हमारा जो पूरा ये टॉपिक रहेगा बहुत ही ज़्यादा ईजी आपके लिए रहने वाला है, लेकिन ईजी कब रहेगा, जब आप इसको अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लास्ट तक देखना है, जिससे कि कोई भी डाउट आपका ना रहे, ईजिली आप इसको याद कर लो और एग्जाम में ऐसे ही लिखाएं। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं दी एलिमेंट हैविंग लिटिल और नो थेराप्यूटिक वैल्यू, यानी जो होते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं, आप चाहे इनको एलिमेंट के लिए या सब्सटेंस के लिए, ये हमारे ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके पास लिटिल या तो थोड़ी या नो थेराप्यूटिक वैल्यू, यानी थोड़ा बहुत इफेक्टिव रखेंगे या बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको एक तरह डोजेस फॉर्म जो उनको फिट करने के लिए, तो इनके पास कोई भी थेराप्यूटिक वैल्यू एक तरह से नहीं होती है, बट लेकिन फिर भी आर बेसिकली यूज्ड इन द प्रोडक्शन और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स। इनकी कोई थेराप्यूटिक वैल्यू नहीं है, फिर भी एक तरह से बेसिकली क्या है भाई, हाईली तरीके से यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या करते हैं हम इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी बेनिफिट इनसे एक तरह से मिलता है। जैसे कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म है उनको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए वाइडली एक तरह से इनका यूज़ किया जाता है। आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स, इनको हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल एड्स कहते हैं। साथ ही में और फार्मास्यूटिकल नेसेसिटीज, यानी एक तरह से फार्मास्यूटिकल आवश्यकताएं भी हम इनको कह सकते हैं, क्योंकि जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है उनकी एक तरह से रिक्वायरमेंट है, नीड है इनको यहाँ पे ऐड करने की, तो इसलिए यहाँ पे हम इनको ऐड करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को आप चाहें तो हिंदी प्लस इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं, लैंग्वेज चेंज है, बाकी सारा मटेरियल यहाँ पे सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके फंक्शन। देखिए एक तरह से जो हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स हैं इनके एक तरह से क्या फंक्शन एक तरह से होने चाहिए, क्या ये वर्क करने चाहिए, जिससे कि जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है वो वहाँ पे प्रोटेक्ट रह सके, इसी के लिए एक तरह से हम इनको यूज़ कर रहे हैं। तो जिस पर्पज़ से हम इनको यूज़ करें एक तरह से वो पर्पज़ हमारा पूरा होने चाहिए, यानी पूरी वैल्यू एक तरह से इनके पास होनी चाहिए जिसके लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे फंक्शंस पॉइंट टू पॉइंट हम देख लेते हैं। दे आल्सो मॉडिफाई द फार्मास्यूटिकल एड्स सोल्युबिलिटी एंड बायो अवेलेबिलिटी। तो एपीआई हमारे क्या होते हैं, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो एक तरह से हम ऐड करते हैं जो हमारी मेन यहाँ पे
एलिमेंट होते हैं यानी केमिकल्स वगैरह होते हैं। तो एक तरह से क्या कर रहे हैं, जब हम फार्मास्यूटिकल एड्स इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो क्या है यहाँ पे एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है उसकी जो सोल्यूबिलिटी है उसको एक तरह से मॉडिफाई करना चाहिए, साथ में उसकी बायो अवेलेबिलिटी, हिंदी में हम इसको कहते हैं जैव उपलब्धता। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं हमारी बॉडी में जाकर ड्रग जितनी जल्दी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्ब कब होगी, जब वो अच्छी यहाँ पे सोल्यूबल होगी, तो एक तरह से अपनी जो बायो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे अच्छी दे पाएगी, जिससे कि इफेक्ट हमें वहाँ पे अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं, दे आल्सो हेल्प द एपीआई टू मेंटेन देयर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। एक तरह से क्या है, जो हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं तो उसकी एक तरह से हमारे जो क्या है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड से ये हेल्प करनी चाहिए, क्या करने में, मेंटेन करने में देयर पॉलीमॉर्फिक फॉर्म, यानी जो बहुरूपी एक तरह से इसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन मेंटेनिंग देयर पीएच, जो हमारे क्या होते हैं लिक्विड डोज फॉर्म होते हैं जैसे कि सिरप, सस्पेंशन वगैरह आप कह सकते हैं, तो इनका एक तरह जो पीएच है उसको यहाँ पे मेंटेन करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं दे इम्प्रूव द पेशेंट कंप्लेंट्स, यानी सीधा सीधा कह सकते हैं जो पेशेंट की शिकायत रहती है किसी भी दवाई को लेकर, तो उसको एक तरह से इनको दूर करना चाहिए। दूर कब होंगे, जब एक तरह से हम अच्छे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारी जो दवाई है अच्छा इफेक्ट वहाँ पे देगी, टेस्ट वगैरह कोई भी उसमें दिक्कत वहाँ पे नहीं आएगी। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं दे एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, यानी एक तरह जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन होने से रोकें, साथ ही में इमल्सिफाइंग एजेंट। अब देखिए इमल्सिफाइंग एजेंट हमारे क्या होते हैं, सपोज कीजिए आप कोई सिरप बना रहे हैं यानी एक तरह से आप इमल्सन बना रहे हैं, तो इमल्सन हमारे क्या होता है टू इंसोल्युबल डोज फॉर्म, एक तरह से टू फॉर्म होती है, टू फेस होती है, जैसे लिक्विड हो गया और साथ ही में हमारा ऑयल हो गया, तो दोनों फेस को एक तरह से आपस में कनेक्ट रखने के लिए हम क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट का एक तरह से हम यूज़ करते हैं। साथ में टैबलेट बाइंडर, टैबलेट के एक तरह से जो इंग्रेडिएंट्स है जो हम टैबलेट को बना रहे हैं तो उनको आपस में बाइंड करने का वर्क करते हैं। तो देखिए यह आगे हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। टैबलेट डिसइंटीग्रेट, जो एक तरह से बॉडी में टैबलेट जाने के बाद डिसइंटीग्रेट होती है तो वो अच्छे से प्रॉपरली तरीके से वहाँ पे हो सके, इस तरह से यहाँ पे हमारे एक्ट करें जो हमारे क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे मेक अप द बल्क ऑफ पेटेंट ड्रग फॉर्मुलेशन टू ऑब्टेन कैन एक्यूरेट डोज फॉर्म। अब भाई मान लीजिए क्या करें, हम किसी डोज फॉर्म को बना रहे हैं, तो डोज फॉर्म में एक तरह से जो हमारा मेन साल्ट है, हमारा केमिकल ड्रग है, तो उसमें ऐसा तो नहीं है सारा वही हम ऐड करेंगे, तो एक तरह से हमने उसको ऐड कर दिया, जितने एमजी में हम बनानी थी उतना ऐड कर दिया, लेकिन बाकी के जो एक तरह से बची हुई हमारी पूरी ही जो एक तरह से कैसे क्वांटिटी वो कौन पूरा करता है, जो हमारे यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हम बल्क में बना रहे हैं तो उसमें एक तरह से फॉर्मुलेशन में यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स, यानी जो एक तरह से हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स है जिनकी यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं, एक तरह से आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास यहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए जिसके बेस पे एक तरह से हम इनको यूज़ करें। जैसे कि मान लीजिए हम इनको किसी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में हम इनका यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या बातें जो हमें पहले यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि नॉन रिएक्टिव एंड इनर्ट। अभी नॉन रिएक्टिव यहाँ पे क्यों होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए हम किसी सिरप के अंदर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो भाई उसके जो एक तरह से इंग्रेडिएंट्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स हमारा उसके साथ में रिएक्ट कर लें, कंटेनर के साथ ही रिएक्ट कर लें जिससे को ख़राब हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय हमारे एक तरह से ये होनी चाहिए जो एक तरह से रिएक्ट वहाँ पे ना करें। नॉन टॉक्सिक होने चाहिए, इकोनॉमिकली यहाँ पे सस्ते होने चाहिए, साथ में एक्सेप्टेबल और ऑर्गेनोलेप्टिकली एक तरह से एक्सेप्टेबल हमारे ये होने चाहिए। ऑर्गेनोलेप्टिकल कैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे सेंसरी, जैसे कि टेस्ट में अगर हम इनको टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा टेस्ट देना चाहिए, एक तरह से हम फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में यूज़ करें तो अच्छी यहाँ पे स्मेल वगैरह होनी चाहिए, साथ ही में एज ए कलरिंग एजेंट। तो ये हमारा डिटेल में ऑर्गेनोलेप्टिक को हम यहाँ पे देखेंगे। साथ ही में केमिकली स्टेबल, तो एक तरह से केमिकली रूप से भी केमिकल का हम किसी का यूज़ कर रहे हैं तो केमिकली रूप से हमारे जो फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है उसके अंदर ये स्टेबल एक तरह से होने चाहिए। एक सेक्टर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो मेन थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन रहेगा, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे कौन कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। रहेगा यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन, आप चाहें तो इसको टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स भी यहाँ पे कह सकते हैं। अब देखिए आपके सिलेबस में आप सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में तो सर ऐसा कोई क्लासिफिकेशन इसका पूछा ही नहीं है, ओनली हमारे सिलेबस में तो इसके ऑर्गेनोलेप्टिक पूछा है, कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे एडिशनल देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं देंगे तो कैसे आपको पता चलेगा फार्मास्यूटिकल एड्स हमारे क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन में ओनली हम देखेंगे हमारा सोर्स के बेस पे एक तरह से, और इसके ओरिजिन वगैरह जो होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसके बेस पे थोड़ा सा हम देखेंगे, लेकिन डिटेल में यहाँ पे हम इसमें नहीं जाएंगे। जैसे कि देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन यानी सोर्स, डोज फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोज, यानी जो सोर्स है किस सोर्स से हम इनको लेते हैं, साथ में डोज फॉर्म इसके फंक्शंस वगैरह उसके बेस पे एक तरह से थोड़ा सा हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। फर्स्ट हम देख लेते हैं बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन यानी सोर्स, सोर्स के बेस पर हम इसको देख लेते हैं, जैसे एनिमल सोर्स।
अब देखिए सोर्स आप क्या देख रहे हैं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारे एनिमल सोर्स से हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स कंटेन किए जाते हैं, जो बाद में हमारे यूज़ किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में, साथ में वेजिटेबल, मिनरल, इस तरह के कुछ हम देखने वाले हैं। तो एनिमल सोर्स से हमारे जैसे लैक्टोज, जिलेटिन हो गया, स्टेरिक एसिड और बीज वैक्स हो गया। नॉर्मली यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हमारा हनी होता है, शहद होता है, तो फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में एक तरह से हम इसका यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, वहाँ पे टेस्ट देने के लिए एज ए स्वीटनिंग एजेंट। तो एक तरह से ऐसे ही हम इनका यूज़ करते हैं। मस्क हो जाता है जिसको हम कस्तूर कहते हैं, हिंदी में लेनोलिन हो जाता है। आपने फार्माकोग्नोसी में इसको अच्छे से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे आप 5th जो आपकी यूनिट है फार्माकोग्नोसी में, उसमें सारा यही मटेरियल हमारा रहने वाला है। वेजिटेबल सोर्सेज यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे स्टार्च होता है, पिपरमेंट होता है, टर्मेरिक हल्दी होती है, ग्वारगम होता है, साथ ही में आर्जिनेट्स होता है और एकेसिया होता है। ये हमारे वेजिटेबल सोर्सेज होते हैं। साथ ही में मिनरल सोर्सेज यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखिए हमारे सोर्सेज आगे हमारी काम आने वाली है, जब यहाँ पे हम एक तरह से स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग या कलरिंग एजेंट यहाँ पे हम देखेंगे, यानी हमारे जो फार्मास्यूटिकल एड्स हैं। मिनरल सोर्सेज में हमारे क्या आ जाता है, यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट आ जाता है, सिलिका टाल्क आ जाता है, सिलिका और टाल्क के दोनों अलग अलग है, साथ में केलेमाइन आ जाता है, केओलिन और पैराफिन। तो ये क्या होते हैं, हमारे एक तरह से मिनरल सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सिंथेटिक सोर्सेज, जैसे हमारे बोरिक एसिड हो गया, सैकरिन हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया और पोवाइडिन और साथ में पॉलीसोर्बेट्स हो गया। तो ये क्या हमारे एक तरह से सिंथेटिक सोर्सेज हैं। तो आपको बस इतना ही लिखना है, थोड़ा शॉर्ट में लिखना है, ऐसा नहीं है आप इनकी डिटेल में जाएंगे। देन चलिए सेकंड यहाँ पे देख लेते हैं बेस्ड ऑन डोजेस फॉर्म। अब देखिए डोज फॉर्म के बेस फॉर्म कैसे देखेंगे, एक तरह से सीधा आप ऐसे समझिए, कुछ हमारे ऐसे फार्मास्यूटिकल एड होते हैं जिनको हम लिक्विड डोज फॉर्म में यूज़ करते हैं, कुछ को हम सॉलिड में करते हैं, कुछ तो हम एक तरह से सेमी सॉलिड में करते हैं। तो उसी के बेस से एक तरह से हम इसको देखने वाले हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन सॉलिड डोज फॉर्म, तो फार्मास्यूटिकल एड्स आप यहाँ फार्मास्यूटिकल पूरा लिख लें, यानी फार्मास्यूटिकल एड्स जो एक तरह से यूज़ किए जाते हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म के अंदर। जैसे फर्स्ट हमारे डाइल्यूएंट्स होते हैं जिसमें लैक्टोज और सोल्बिटोल आ जाता है। नेक्स्ट हमारे जैसे बाइंडर होते हैं, एक तरह जो हमारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, हमारे पूरा जो एक तरह से मटेरियल बनाते हैं ग्रेन्यूल्स वगैरह, उसको बाइंड करने में यूज़ किए जाते हैं। सॉलिड डोज फॉर्म जैसे नॉर्मली टैबलेट कैप्सूल वगैरह आते हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अकेसिया हो जाता है बाइंडर में, जिलेटिन हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं इसी के अंदर जैसे हमारे लुब्रिकेंट हो जाते हैं, टाल्क, स्टेरिक एसिड हमारे इसमें आ जाएंगे। कलरिंग एजेंट एक तरह से देखिए डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। जैसे हमारा FD, CD एंड यहाँ पे C डाइज होती हैं एक्सेट्रा। फ्लेवर्स हमारे होते हैं जैसे कि यहाँ पे स्प्रे ड्राइड होता है, साथ में अदर फ्लेवर होते हैं। स्वीटनर्स हमारे जैसे सैकरिन वगैरह होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन लिक्विड डोज फॉर्म। तो लिक्विड डोज फॉर्म में हम कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे सोलवेंट हो जाते हैं, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। बफर एक तरह से जो हमारी क्या है, जो हमारे लिक्विड डोज फॉर्म है उसका बफर एक तरह से मेंटेन रहे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जैसे हमारे फॉस्फेट बफर होते हैं वो। साथ में एंटी माइक्रोबियल एजेंट एक तरह सीधा कह सकते हैं जो हमारे लिक्विड डोज फॉर्म है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ वगैरह ना हो, इसके लिए हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे बेंजाइल अल्कोहल हो गया। साथ में कलरिंग एजेंट यहाँ पे हम यूज़ करते हैं एमेरेंथ और साथ में ईओसिन हो गया। स्वीटनिंग एजेंट जैसे यहाँ पे सुक्रोज, सैकरिन हो गया और फ्लेवरिंग एजेंट हमारे यहाँ पे एरोमेटिक वाटर हो गया। तो इस तरह के हमारे ये थे। लास्ट में यहाँ पे हमारा जो टाइप बचता है फार्मास्यूटिकल एड्स यूज्ड इन सेमी सॉलिड डोज फॉर्म। जो हमारे सेमी सॉलिड डोज फॉर्म होती हैं जैसे क्रीम्स वगैरह हो गई, ऑइंटमेंट वगैरह हो गया, इसमें जो हमारे यूज़ किए जाते हैं जैसे कि नॉर्मली प्रिजर्वेटिव, जैसे इसमें हमारे आ जाएंगे बेंजाइल अल्कोहल। अब देखिए प्रिजर्वेटिव जो है आप सोच रहे होंगे तो अलग है, लेकिन ये क्या हमारे फार्मास्यूटिकल एड्स के अंदर ही है, हमारी दूसरी कैटेगरी है। लेकिन ADA भी एक तरह से हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म के अंदर ही के जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसमें भी एक तरह से देखें जो हमारे एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नोरिस बेसिस हमारे कोका बटर वगैरह ये हमारे इसमें आ जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब देखिए मेन से मतलब ये नहीं है आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये भी लिखना है अगर आपसे लॉन्ग में पूछा जाता है। देन आपसे देखिए आपके सिलेबस में किस तरह से पूछा जाएगा। डायरेक्टली आपसे लॉन्ग में पूछा जाएगा तो सीधा एक एक कैटेगरी आपकी उठाई जाएगी, या तो सीधा एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा यहाँ पे पूरा ही फार्मास्यूटिकल एड्स को, जिसमें आपको क्या करना होगा, थोड़ा सी उसकी डेफिनेशन, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन, साथ ही में आपको ये जो है आपके आप जितना चाहें मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल लेंथ में आ रहा है तो 2 आप एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा कम में आ रहा है तो आप इसको 1 को पूरा ही एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा क्लासिफिकेशन, थोड़ी डेफिनेशन आपका यहाँ पे चल जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, जैसे कि आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है आपके ऑर्गेनोलेप्टिक। जैसे इसमें कलरिंग, फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट, इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहले हम समझते हैं हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक क्या होते हैं, क्योंकि ये तीनों हमारे ऑर्गेनोलेप्टिक कैटेगरी में आ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए। ऑर्गेनोलेप्टिक जिसका आप मतलब समझ रहे होंगे, यानी ऑर्गन के थ्रू एक तरह से जिसको सेंस किया जा सके। जैसे क्या है, मान लीजिए हमारी कोई चीज़ ऑर्गेनोलेप्टिक है, ये क्या है हमारे एक सब्सटेंस ऑर्गेनोलेप्टिक, तो अब इसको सेंस हम कैसे करेंगे, जो हमारी क्या होती है यहाँ पे आई होती हैं, तो आई से हम जिस चीज़ को सेंस करें किसको हम देखेंगे, आई से इसके कलर को, तो हमारे कलरिंग एजेंट आ जाएंगे। दूसरा हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पे सेंसरी ऑर्गन हमारी क्या इसकी होती है, नेजल होती है, नाक होती है, जिससे हम सेंस एक तरह से स्मेल सूंघ लेते हैं किसी चीज़ की, तो उसमें हमारे यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट आ जाएंगे। आपने देखा है ना भाई,
कोई चीज़ हमारी होती है, यानी जो हमारे कुछ कप सिरप होते हैं, क्या होता है मैकबेरी वगैरह होते हैं, साथ में क्या होता है जेली वगैरह का उसमें मतलब कुछ दिए हुए होते हैं कि उस फ्लेवर का हमारा कप सिरप है या इस फ्लेवर का है, तो इस तरह के हमारे ये होते हैं। तो एज ए फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में एक तरह से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं। देन हमारे क्या होता है यहाँ पे जो मेन हमारा होता है स्वीटनिंग एजेंट। आपने देखा है हमारे जो सिरप्स वगैरह होते हैं या हमारी कुछ टैबलेट्स वगैरह होती है, उसका टेस्ट मीठा वगैरह होता है, वो किसकी वजह से होता है, जो हमारे स्वीटनिंग एजेंट होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म में एज ए फार्मास्यूटिकल एड। उसके बाद ही हमारा स्वीट टेस्ट वहाँ पे आता है। तो ऑर्गेनोलेप्टिक एक तरह से जो हमारे सेंस किए जा सके, जैसे आई के थ्रू सेंस किए जाएंगे कलरिंग एजेंट, साथ ही में हमारे नेजल के थ्रू यहाँ पे जो हमारे क्या होता है फ्लेवर वगैरह वो हमारे हो जाएंगे फ्लेवरिंग एजेंट। साथ ही में जो हमारा टेस्ट हो जाएगा वो हमारे हो जाएंगे जो हमारे ज़ुबान पे आता है, हम अपनी ज़ुबान से एज ए ज़ुबान क्या है हमारे एक सेंसरी ऑर्गन है, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं एक तरह से उसके टेस्ट का पता लगा लेते हैं। तो इस तरह के हमारे यहाँ पे ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट रहेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कलरिंग एजेंट। अब थोड़ा सा आपको नाम से भी क्लियर हो होगा, यानी कलरिंग एजेंट। तो कलरिंग एजेंट हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं या सीधा सीधा कहे तो हमारे ऐसे फार्मास्यूटिकल एड्स होते हैं जो फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को कलर प्रोवाइड कराते हैं। कलर कैसे प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने डिफरेंट टाइप के सिरप देखे होंगे। नॉर्मल जैसे एंटा एसिड्स होते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो हमारे एंटा एसिड सिरप होते हैं एक तरह से डिफरेंट कलर के होते हैं। तो वो जो एक तरह से उनके अंदर कलर आया है वो किसके थ्रू आया, यहाँ पे कलरिंग एजेंट के थ्रू। अब ये तो हमारी हो गई कुछ ड्रग। नॉर्मल जैसा आपने टैबलेट वगैरह डिफरेंट टाइप की देखी होंगी, उन पर कोटिंग वगैरह होती है, तो वहाँ पे भी एक तरह से कलरिंग एजेंट का यूज़ किया जाता है। और इससे थर्ड यहाँ पे एग्जांपल हम ले लें, जैसे हमारे कॉस्मेटिक होते हैं, तो कॉस्मेटिक में जनरल सा एग्जांपल जैसे लिपस्टिक वगैरह होती है, तो भी लिपस्टिक जो होती है सीधा सीधा नॉर्मल रेड कलर की देखी जाती है, उससे अदर कलर आई थिंक होते होंगे। लेकिन क्या होता है जो डिफरेंट टाइप की एक तरह से लिपस्टिक वगैरह होती है, उसमें जो कलर वगैरह होता है वो कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, जो हमारे कलरिंग एजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा चलिए खाने की बात कर लेते हैं। आई थिंक काफ़ी पढ़ाई हो गई, थोड़ा सा खाने पर भी आ जाते हैं। जैसे नॉर्मली आप मिठाई वगैरह की दुकान पर गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है डिफरेंट टाइप के मतलब आइटम होते हैं। जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे जो ब्लैक कलर के रसगुल्ले होते हैं, रसगुल्लों का नाम सुनेंगे थोड़ा सा मुंह में पानी आ जाता है, टेस्टी काफ़ी होते हैं, इसलिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं जो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे आइटम होते हैं। जैसे यहाँ पे रसगुल्ले हो गए भाई, नॉर्मल जैसे हम उसको गुलाब जामुन कहते हैं। साथ में डिफरेंट टाइप की जैसे बर्फ़ी वगैरह आपने देखी होगी भाई, सभी जानते हैं। तो डिफरेंट टाइप की हमारी क्या होती है भाई, हमारे जैसे क्या होता है कुछ हमारी वाइट कलर की होती है, कुछ हमारी चॉकलेट वाली होती है, थोड़ी सी ब्लैक कलर भी उस पर आ जाता है, चॉकलेटी फ्लेवर। साथ में क्या होता है परमल वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ मतलब ग्रीन टाइप में कुछ होते हैं। तो क्या होता है डिफरेंट टाइप के हमारे आइटम देखने को मिलते हैं। तो वो भी हमारे एक तरह से क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे कलरिंग एजेंट का ही यूज़ कर रहे हैं। लेकिन हम फार्मास्यूटिकल जो हमारी डोज फॉर्म है हम यहाँ पे उनकी बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम देखें, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं दी कलरिंग एजेंट और कलरेंट। अब देखिए यहाँ पे कलरिंग एजेंट और कलरेंट दोनों नाम से हम इनको जानते हैं और दोनों ही नाम से आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इससे क्या होता है हमारे कलरेंट या कलरिंग एजेंट, ये हमारी ऑब्टेन की जाती है फ्रॉम प्लांट सोर्सेज से, एनिमल सोर्सेज से और मिनरल सोर्सेज से। यानी कुछ हमारी ऐसी सोर्सेज होती है जिनसे एक तरह से ऑब्टेन किए जाते हैं, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कलर। एक तरह से हम इनको यूज़ क्यों कर रहे हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है या हमारे कॉस्मेटिक है उनको कलर प्रोवाइड कराने के लिए। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं दे आर यूज्ड एज कलरिंग एजेंट इन दी फूड। अब देखिए यहाँ पे फूड में भी यूज़ किए जाते हैं। फूड आपने देखा डिफरेंट टाइप के हमारे खाना वगैरह होता है, उसमें अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। साथ में क्या होता है भाई कलर तो ही दे रहे हैं, लेकिन साथ में अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी एक तरह से ये देते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने थोड़ा सा आसान करता है हिंदी प्लस इंग्लिश वाले बच्चों के लिए, वो चाहे तो इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कलरेंट, यानी कलरिंग एजेंट हमारे कितने टाइप के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे होते हैं मिनरल कलर। तो मिनरल कलर सीधा सीधा आप समझ जाइए हमारे मिनरल सोर्सेज से यहाँ पे ऑब्टेन किए जाते हैं, जिनको हिंदी में हम कहते हैं खनिज रंग। साथ ही हमारे प्लांट कलर जो होते हैं एक तरह से हमारे प्लांट सोर्सेज ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे पेड़ रंग एक तरह से जो प्लांट कलर है उसको यहाँ पे हम कहते हैं। एनिमल कलर जो होते हैं एक तरह से हमारे जानवर वगैरह होते हैं, नॉर्मली एनिमल्स, उनसे ऑब्टेन किए जाते हैं। साथ ही में सिंथेटिक कलर, कुछ हमारे ऐसे कलर होते हैं जो एक तरह से सिंथेटिक रूप से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे हो गए। चलिए थोड़ा थोड़ा हम इसमें देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या हो गए मिनरल कलर हो गए, यानी खनिज रंग। तो दीज कलर्स आर जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल सोर्सेज। अब देखिए मिनरल सोर्सेज के बारे में पीछे हमने क्लासिफिकेशन में आपको इनके बारे में बताया भी था। वो क्या होते हैं हमारे मतलब मिनरल सोर्सेज से एक तरह से कंटेन किए जाते हैं। साथ में मिनरल कलर आर जनरली कॉल्ड पिगमेंट, इनको एक तरह से पिगमेंट के नाम से भी हम जानते हैं, जो हमारे मिनरल यहाँ पे कलर होते हैं। इज आर यूज टू कलर प्रिपरेशन, एक तरह से हम इनको कैसे यूज़ करें, एक तरह से कलर प्रोवाइड करने के लिए, किसको, प्रिपरेशन को। साथ में एक्सटर्नल यूज़, देखिए हमारे जो मिनरल कलर है एक तरह से एक्सटर्नल यूज़ वाली प्रिपरेशन के लिए एक तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे लाइक हमारे लोशंस वगैरह होते हैं उनके लिए। लोशन का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, हमारी जो एक्सटर्नल स्किन होती है उसके ऊपर करते हैं। साथ ही में कॉस्मेटिक, यानी जैसे हमारी क्रीम हो गई, तो जैसे हमारे लोशन हो गए, क्रीम हो गए, हमारी बॉडी की एक्सटर्नल स्किन पे यूज़ की जाती है, तो उसमें एक तरह से मिनरल जो हमारे क्या होते हैं कलर होते हैं उनका हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं, जिससे रेड एंड येलो फेरिक ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन ब्लैक हो गया, लेड क्रोमेट हो गया। तो ये क्या होता है एक तरह से हमारे मिनरल
कलर होते हैं जिनमें एक तरह से कह सकते हैं इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्लांट कलर, जैसे कि दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट सोर्सेज और बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट। एक्सट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू एक तरह से प्लांट से हम इनको कंटेन करते हैं। जैसे नॉर्मली हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा रूटिन हो गया और राइबोफ्लेविन हो गया। तो इस सब क्या कंटेन करते हैं, एक तरह से जो हमारे फ्लेवोन्स होते हैं। साथ ही में हमारे क्या हो गया भाई, इंडिगो डाई। तो हमारे जो इंडिगो डाई एक तरह से कैसे हम इसका यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे एज ए कलरिंग एजेंट की फॉर्म में। और ये हमारा किससे कंटेन किया जा रहा है, जो हमारा इंडिगो फिलेंटोइन हो गया। नॉर्मली क्या है हमारे प्लांट्स एक तरह से इसकी ये सोर्स से जो हमारे इंडिगो डाई होता है। नेक्स्ट हमारे अदर आ जाएंगे, जैसे हमारा क्लोरोफाइल आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया और साथ ही में एलिसेरिन हो गया। एक तरह से क्या है हमारे प्लांट कलर हैं जो एक तरह से प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं। चलिए सी इसमें देख लेते हैं एनिमल कलर। तो ये हमारे वो कलर होते हैं एक तरह से जो एनिमल सोर्सेज से हमारे कंटेन किए जाते हैं। सीधा सीधा कहे तो एनिमल से, यानी कार्बनिक एसिड। जो हमारा कार्बनिक एसिड होता है ए ब्राइट रेड कलरिंग एजेंट। हमारा जो यहाँ पे कार्बनिक एसिड होता है एक तरह से कह सकते हैं ब्राइट रेड कलरिंग एजेंट होता है। इज प्रेजेंट इन कोशनियल, जो एक तरह से कोशनियल में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। इज ऑब्टेन फ्रॉम द इंसेक्ट कोकस कैक्टी। तो क्या होता है हमारे जो कोकस कैक्टी, यही क्या है हमारे एक इंसेक्ट है, तो भाई एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, जो हमारे यहाँ पे हमने देखा है कोशनियल होता है। तो इससे एक तरह से हम किसको कंटेन करते हैं, जो हमारे यहाँ पे कार्बनिक एसिड होता है, जो एक तरह से हमारा रेड कलरिंग एजेंट होता है। नेक्स्ट हम इसके अंदर देख लेते हैं, दीज आर आल्सो यूज्ड एज सिंथेटिक कलरेंट। अब हमारे जो यहाँ पे क्या है भाई, हमने पीछे देखा जो हमारे कलर है जिसको एक तरह से हम यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह से यहाँ पे ऑब्टेन कर रहे हैं, तो इसको एज ए सिंथेटिक कलर की फॉर्म में भी यहाँ पे हम यूज करते हैं। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंथेटिक कलर। तो देखिए अभी तक जो हमने कलर देखे एक तरह से हमारे नेचुरल सोर्सेज से कंटेन किए जा रहे थे, तो हमारे वो नेचुरल कलर थे। लेकिन कुछ हमने ऐसे पॉइंट देखे थे एक तरह से जो नेचुरल होने के बावजूद एज ए सिंथेटिक कलर की फॉर्म में हम उनका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिंथेटिक कलर, जिनको हिंदी में हम कहते हैं कृत्रिम रंग। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं, इन दी अर्ली डेज, यानी जो पिछला टाइम गुजरा है उसमें एनिलीन वाज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कलर। एनिलीन हम कैसे यूज़ करते थे यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए जो हमारे सिंथेटिक कलर होते हैं उनमें। अब भाई ऐसा क्यों होता था, क्योंकि देखिए जो हमारे सिंस ऑल दी सिंथेटिक कलर आर नॉट फिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। जितने हमारे भी सिंथेटिक सारे ही टाइप के जो हमारे कलर होते हैं सिंथेटिक टाइप के, वो एक तरह से ह्यूमन कंजप्शन यानी ह्यूमन उपयोग के लिए नहीं होते, क्योंकि एक तरह से वो सूट नहीं करते हैं। इसलिए जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे क्या होते हैं यहाँ पे कैरेमिल होता है, साथ में कोल्थार डाइस और लेक डाइस। ये हमारे कैसे होते हैं, एक तरह से जो हमारे सिंथेटिक कलर होते हैं जिनका यूज़ एक तरह से हम ह्यूमन यूज़ के लिए कर सकते हैं। जैसे हमारे कोल्थार यहाँ पे कलर होते हैं, जैसे एमेरेंथ हो गया, ग्रीनेस हो गया और यहाँ पे हमारा ऑरेंज जी हो गया। तो ये हमारे जो ह्यूमन यूज़ में हम ला सकते हैं। साथ ही में जो लेक्स वगैरह होते हैं, लेक्स आर दी एल्यूमिनियम, एक तरह से ये भी हमारा होता है। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा सा पॉइंट हम इसी के बारे में देख लेते हैं जो ह्यूमन यूज़ वाला हम कह रहे थे अभी। जैसे ऑल कलरिंग एजेंट यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन मस्ट बी अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय FDA एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अब देखिए सीधा सीधा आप ऐसे समझिए, जो डिफार्मा सेकेंड ईयर आपका आएगा आपका फार्मा जूरिस्प्रूडेंस। सो नॉर्मली हम कहते हैं यहाँ पे जो इस बार आपका सब्जेक्ट है फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स, उसमें हम ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट वहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारा ये एक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। थोड़ा सा हम आपको मोटा मोटा समझा देते हैं। जो हमारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है और इसके रूल्स है 1945। तो ये हमारा एक ऐसा एक्ट है जिसके अंडर में हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साथ में जितने हम स्वीटनर्स, फ्लेवरिंग, कलरिंग एजेंट यूज़ करते हैं, तो एक तरह से FDA के थ्रू वहाँ पे वो मतलब सर्टिफाइड होते हैं। ऐसा नहीं है आप ऐसे यूज़ कर लेंगे। कोई अगर बंदा मैन्युफैक्चरर है अपनी प्रिपरेशन में उनका यूज़ कर रहा है, तो एक तरह से उसको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो रूल है उनको फॉलो करना होता है। FDA के भाई उनको एक तरह से अप्रूव करवाना होता है, सर्टिफाइड करवाना होता है। उसके बाद ये एक तरह से कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल डोज में उनका यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से हमारे थोड़ा सा हमने देखा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके एडवांटेजेस। ये किसके एडवांटेजेस है, जो हमारे यहाँ पे कलरिंग एजेंट है। फर्स्ट हम देख लेते हैं, दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। देखिए एक तरह से जो हमारे कलरिंग एजेंट है क्या करें, यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं, किस चीज़ को, प्रोडक्ट को। नॉर्मल साथ में दे प्रोवाइड ग्रेस एंड बेटर आई अपेंडिंग कैरेक्टर टू द प्रोडक्ट। एक तरह सीधा सीधा कह सकते हैं जो हमारे कलर है भाई, डिफरेंट टाइप का हमने सिरप बनाई या हमने डिफरेंट टाइप की टैबलेट बनाई, इस कलर की यानी आकर्षण हो रहा है। बच्चे होता है ना, आपने देखा होगा जो पीने वाली दवाई होती है बच्चों की, उसमें हम भाई डिफरेंट टाइप की नॉर्मली जो रेड कलर की आती है, आई थिंक बाइनोस्ट वगैरह हम उसको कहते हैं, तो उसको बच्चे देख के ही पी लेते हैं। रीज़न क्या होता है, क्योंकि वो कलरिंग एजेंट होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं आई अपेंडिंग कैरेक्टर, एक तरह से लुभावना, आकर्षण बनाते हैं जो हमारे कलर होते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म को। साथ ही में उसको इस तरह से बनाते हैं यानी सेल को भी थोड़ा सा वहाँ पे इंक्रीज करते हैं कहीं ना कहीं। साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग क्या होता है, एक तरह से इसकी जो कलरिंग कोटिंग है, या एक तरह से कह सकते हैं जो हमारे डिफरेंट फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म है जिसमें हम कलर का यूज़ करते हैं, तो कलर से एक तरह से उनके आइडेंटिफिकेशन करना भी ईजी हो जाता है। यहाँ पे फॉर सेल भी कहीं ना कहीं एक तरह से इंक्रीज इससे
होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस। अब देखिए डिसएडवांटेजेस ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से 1-2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे कि समटाइम द इफेक्ट ऑफ सनलाइट फेड्स और कलर ऑफ कोलतार। एक तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा कलर है, किस चीज़ का, कोलतार का कलर है, समटाइम क्या होता है लाइट के प्रेजेंट में आने पे थोड़ा सा वो फीका पड़ जाता है, तो एक तरह से इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। साथ में इंक्रीज कॉस्ट, वैसे कलर इतने महंगे होते नहीं, लेकिन क्या होता है थोड़ी बहुत कॉस्ट एक तरह से इंक्रीज यहाँ पे हो सकती है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, एक तरह से ये इसके साइड इफेक्ट में आ जाता है। तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो इतना ही रहेगा। अब रीज़न क्या रहेगा, क्योंकि आपका वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने प्रिजर्व एक तरह से हमने फार्मास्यूटिकल एड्स देखा, उसका क्लासिफिकेशन एक तरह से, और कलरिंग एजेंट जो इसको फुल डिटेल में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब अगर यहाँ पे हम आगे इसमें फ्लेवरिंग एजेंट और स्वीटनिंग एजेंट उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में हम करेंगे, क्योंकि आपसे लॉन्ग में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम फ्लेवरिंग और स्वीटनिंग एजेंट दोनों को विन वीडियो लेक्चर में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें वीडियो को, जिससे कि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। एंड आप हमारा चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर ले सारे ही वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन लेने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।